गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको एकांकी संचय की दूसरी एकांकी बहू की विदा पढ़ाऊंगी। पहली एकांकी आप लोग पढ़ चुके हैं, संस्कार और भावना। आज आप दूसरी एकांकी बहू की विदा पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं विनोद रस्तोगी। विनोद रस्तोगी का जन्म सन 1923 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के शमशाबाद नामक गांव में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा फर्रुखाबाद में तथा स्नातक स्तर की शिक्षा कानपुर में हुई। हिंदी विषय में एमए के बाद रस्तोगी जी आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र में नाट्य निर्देशक के पद पर कार्य करने लगे। नाट्य निर्देशक नाटकों को बनाने में मदद करने लगे, उनका डायरेक्शन निर्देशक के पद पर कार्य करने लगे। आपने नाट्य साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। अब तक आपके 8 उपन्यास तथा 2 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। रस्तोगी जी की अनेक रचनाएं पुरस्कृत भी की जा चुकी हैं। नए हाथ, आज़ादी के बाद, बर्फ की मीनार, गोपा का दान, दरारें, रुपया, रूप और रोटी, भगीरथ के बेटे, ये रचनाएं विनोद रस्तोगी की बहुचर्चित रचनाएं हैं, अर्थात फेमस रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आपकी रचनाओं में जीवन की समस्याओं का चित्रण हुआ है। रस्तोगी जी ने अपनी रचनाओं में मनुष्य जीवन की समस्याओं का चित्रण किया है। आधुनिक जीवन की मानसिक कुंठाओं को उन्होंने अपनी एकांकियों में स्थान दिया है। प्रस्तुत एकांकी बहू की विदा, जैसा कि नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि बहू की विदा किसी वधू की विदा से संबंधित एकांकी है। अब आप आगे पर जानेंगे इस एकांकी में किस वधू की विदा हो रही है और यहाँ विदाई का मुद्दा लेखक ने उठाया है। तो इस एकांकी में बहू की विदा में सामाजिक समस्या, एक कुरीति, कुप्रथा, दहेज की प्रथा को दर्शाया गया है। दहेज आज भी हमारे समाज से समूल नष्ट नहीं हुआ है, ये आज भी विद्यमान है। कितने भी बड़े बड़े व्याख्यान देने वाले लोग क्यों ना हों, लेकिन जब अपना नंबर आता है तो सभी दहेज लेते हैं और देते भी हैं। कहने के लिए तो यह है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, लेकिन बच्चों आप लोग भी देखते हैं वैवाहिक उत्सवों पर भरपूर दहेज दिया जाता है और लिया भी जाता है। अब ऐसे में जो संपन्न हैं, जो दे सकते हैं, वे दे रहे हैं, उचित है। लेकिन ऐसे में पिसता है मध्यम वर्ग का व्यक्ति, जो दहेज देने की स्थिति में नहीं होता है। फिर उसे किस प्रकार की यातनाएं, किस प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है, वो इस एकांकी में समझाया गया है। तो सबसे पहले आप एकांकी के पात्रों के विषय में जानें। जीवनलाल इस एकांकी के प्रमुख पात्र एक धनी व्यापारी हैं और उनकी उम्र 50 वर्ष। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी और उनकी उम्र 46 वर्ष, 46। रमेश राजेश्वरी और जीवनलाल का पुत्र, उसकी उम्र 22 वर्ष, 22। कमला रमेश की पत्नी, अवस्था 19 वर्ष, 19 ईयर्स। प्रमोद कमला का भाई और उसकी उम्र 23 वर्ष। इन पात्रों के अतिरिक्त भी 3 पात्रों का जिक्र हुआ है, जिसमें जीवनलाल की पुत्री गौरी और प्रमोद की बहन विमला, जो कमला से छोटी है, और प्रमोद की माँ। इन लोगों के कहानी में कोई संवाद नहीं है। मुख्य पात्र यही इतने हैं, जिसमें जीवनलाल प्रमुख है। इस एकांकी में अब आप इस एकांकी का सारांश हम आपको बताते हैं, सुना दें। एकांकी तो इस तरह से बड़ी है, सारे बच्चों के पास पुस्तक होगी। सभी बच्चे इस एकांकी को पढ़ लें अच्छी तरह से, और हम इस एकांकी का सार आपको समझाते हैं। जीवनलाल एक धनी व्यापारी है।
उनके दो उनके पुत्र रमेश का विवाह कमला से, प्रमोद की बहन कमला से हुआ। विवाह के बाद प्रमोद अपनी बहन कमला को विदा कराने जीवनलाल के पास गया। जीवनलाल ने बड़ी कठोरता से जवाब दिया और प्रमोद कमला को विदा कराने जा रहा है क्योंकि कमला का विवाह के बाद पहला सावन है और पहला सावन के लिए प्रमोद अपनी बहन की विदा कराने गया, परंतु जीवनलाल ने बड़ी कठोरता से जवाब दिया कि विदा नहीं होगी। प्रमोद ने विनम्रता से कहा, हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेलकर बिताना चाहती है। यदि मैं कमला को लिए बिना खाली अकेला गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। इस पर जीवनलाल ने कहा कि अपनी माँ और बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया। प्रमोद दीन स्वर में बोला, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दिया। जीवनलाल इतना सुनते ही बड़े कड़े स्वर में बोले, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते, झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा। अरे दहेज देना तो दूर, बारात की खातिरदारी भी ठीक से नहीं की। भरी बिरादरी में जो हंसी हुई है मेरी, उस चोट का घाव आज भी हरा है। यदि विदा कराना चाहते हो तो उस चोट का मरहम लेकर आओ और कह देना अपनी माँ से कि विदा तभी होगी जब 5,000 नकद मेरे हाथ में रख दोगे। प्रमोद ने विनम्रता से कहा, अभी बहन को विदा कर दीजिए, मैं जल्द ही आपकी मांग पूरी करने की कोशिश करूंगा। परंतु जीवनलाल का हृदय जरा भी नहीं पसीजा। जाने से पहले जब प्रमोद अपनी बहन से मिलने गया तो उसकी बहन रोने लगी। प्रमोद ने अपनी बहन कमला को आश्वासन दिया कि मैं जल्द ही चोट का मरहम अर्थात दहेज की रकम लेकर आऊँगा और तुम्हें विदा कराकर ले जाऊँगा। बहन कमला, रो मत, यहाँ तुम्हारे आंसुओं की कीमत समझने वाला कोई नहीं है। गिरे हाल में भी मकान 7-8 हजार का तो बिक ही जाएगा। कमला ने रोते हुए अपने भाई प्रमोद से मकान बेचने के लिए मना किया और कहा, भैया आप हमारी चिंता न करें, अभी गौरी आती ही होगी, वह बहुत अच्छे स्वभाव की है, उसके साथ मुझे सखी सहेलियों की कमी महसूस नहीं होगी। और माँ जी तो ममता की मूर्ति हैं। माँ जी अर्थात राजेश्वरी जो उसकी सास हैं। तो कमला अपने सास राजेश्वरी की तारीफ करते हुए कहती है कि माँ जी तो ममता की मूर्ति हैं, बस बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं। मैं आपको मकान बेचने नहीं दूंगी क्योंकि अभी आपको छोटी बहन विमला का भी ब्याह करना है, फिर आपके पास और कुछ नहीं है घर के सिवा। दोनों भाई बहनों में इस प्रकार की बातचीत हो रही थी, तभी राजेश्वरी ने आकर के प्रमोद से पूछा कि प्रमोद, क्या कहा उन्होंने विदाई के विषय में। प्रमोद और कमला क्या बोलते, दोनों शांत हो गए। राजेश्वरी समझ गई और प्रमोद से बोली, कितने रुपयों की मांग की है। बताओ बेटा, उन्होंने कितने रुपयों की मांग की है, बताते क्यों नहीं, मुझे बताओ तो, मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ। प्रमोद ने धीरे से कहा, 5,000। राजेश्वरी ने अपने पास से अपनी तिजोरी में से 5,000 रुपये लाकर दिए, प्रमोद को दिए और कहा, ये लो रुपए, और ये रुपए ले जा कर के
उनके मुंह पर मारना और कहना, ये लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज़्यादा प्यार करते हो। इसी बीच जीवनलाल ने आवाज़ लगाई और कहा राजेश्वरी से कि वही बातें ही करती रहोगी या गौरी के आने के लिए स्वागत की तैयारी करोगी। गौरी के आने का वक्त हो गया है। अरे भाई, उसके स्वागत की तैयारियां करो। ये भी तो देखें नाक वाले कैसे स्वागत करते हैं अपनी बेटी का। और तभी रमेश अकेला अपनी बहन गौरी को लिए बगैर कमरे में दाखिल हुआ। जीवनलाल ने बड़े ही उतावलेपन से पूछा, गौरी कहाँ है? गौरी कहाँ है? और बाहर की तरफ देखने लगा। बड़े बुझे मन से रमेश ने कहा, उन्होंने विदा नहीं की। विदा नहीं की? जीवनलाल ने पूछा। क्यों? रमेश ने बताया, क्योंकि दहेज पूरा नहीं मिला उन्हें। जीवनलाल क्रोधित होकर बोला, हमने अपने जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नज़र में दहेज पूरा नहीं है, लोभी कहीं के। इसी बीच राजेश्वरी बोली, दूसरों को लोभी क्यों कह रहे हो? अभी तुम भी तो किसी की बेटी की विदा नहीं कर रहे थे। इसी बीच प्रमोद ने अपने घर लौटने के लिए जीवनलाल जी से इजाज़त मांगी। जीवनलाल ने प्रमोद को रोक कर कहा, मेरी चोट का इलाज मेरी बेटी गौरी की ससुराल वालों ने दूसरी चोट देकर कर दिया है। राजेश्वरी ने बीच में ही कहा कि बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेचकर दहेज दे, पर बेटे वालों की नाक बहुत सिकुड़ी ही रहती है। अगर हर लड़के वाला ये समझे कि वह भी बेटी वाला है तो समस्या समाप्त हो जाए। प्रमोद जैसे ही जाने के लिए उद्यत हुआ, तैयार हुआ, तभी जीवनलाल ने उसे रोका। जीवनलाल ने उसे रोककर कहा कि प्रमोद बेटा, मुझे और शर्मिंदा ना करो। और अंदर राजेश्वरी से आवाज़ लगाकर कर कहा कि यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुँह क्या देख रही हो? जाओ भाई, बहू की विदाई नहीं करनी है। जीवनलाल के द्वारा यह कथन सुनते ही कमला खुश हो गई। रमेश और प्रमोद एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और इस प्रकार कमला की विदा हो जाती है। तो ये आपके इस एकांकी बहू की विदा का सार था, जिसमें आपने सुना कि दहेज की समस्या को लेकर पहले जीवनलाल बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि उनके बेटे रमेश के विवाह में उनके अनुसार दहेज कम रहा था और उनकी बारात की खातिरदारी भी नहीं हुई थी, जिसके वजह से वे अपनी बहू की विदा नहीं कर रहे थे और अपने जो उनकी बारात का सम्मान नहीं हुआ था, उनकी बारातियों की खातिरदारी नहीं हुई थी, उनका दहेज कम था, इस तरह की जो उनके दिल में चोट लगी थी, उसके लिए उन्होंने मरहम मांगा था। मरहम में क्या मांगा था? 5,000 रुपये। मरहम का अर्थ होता है दवा, औषधि। उन्होंने 5,000 रुपये मांगे। 5,000 कीमत उस समय बहुत थी, जिसको देने के लिए प्रमोद के पास अपना मकान बेचने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। प्रमोद ने मकान बेचता तो देता, कमला ने मना भी किया। तो इस प्रकार देखा आपने कि मध्यम वर्ग किस प्रकार जो समस्याएं हमारे समाज में कुप्रथाएं व्याप्त हैं, उनका शिकार कौन होता है? मध्यम वर्ग। तो ये था आपकी कहानी बहू की विदा का सारांश। अब हम आपको इस एकांकी में कुछ शब्द ऐसे आए हैं जिनके अर्थ शायद आपको समझने में कठिनाई हो, उन शब्दों के अर्थ हम आपको बता देते हैं। ठीक है, शब्द हमने लिख रखे हैं। घटा,
घटा बादलों का समूह, नकटे मानहीन, आर्द्र नम्र स्वभाव, नम्र, नाक वाले इज्जत वाले। ये नाक वाले शब्द किसके लिए आया है? जीवनलाल के लिए। सुख सुहाग, जीवित पति का सुख, सामर्थ हैसियत, सौगंध कसम। ये शब्दों के कुछ अर्थ हैं। अब हम आपको कुछ प्रश्न देते हैं, जिन प्रश्नों को अगर आप लोगों के पास ये एकांकी संचय की बुक है और एकांकी संचय की वर्कबुक भी है, तो आप उसमें वर्कबुक के प्रश्नों को अपने आप से पूरा करेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो हमसे पूछ सकता है। अभी हम आपको यहाँ पर 4 प्रश्न दे रहे हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखिए। एकांकी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा प्रश्न है एकांकी का उद्देश्य। अगर प्रश्न है तो इसका उद्देश्य आप क्या लिखेंगे? इस एकांकी को लेखक ने किस उद्देश्य से लिखा है, क्यों लिखी है? ये गलत हो गया था ना। तो बच्चों, उद्देश्य का मतलब होता है कि लेखक ने किस लिए इस एकांकी को लिखी है, इस एकांकी से लेखक क्या सिखाना चाह रहा है लोग पढ़ने वालों को। तो यहाँ पर उद्देश्य है कि लेखक जो दहेज की प्रथा है ये समाज में मौजूद है, ये गलत प्रथा है। इससे लोगों को बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, इसलिए इस प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से ये एकांकी लिखी गई है कि लोग समझें और जानें कि दहेज की वजह से कितनी मुश्किलें आती हैं जीवन में। तो यहाँ पर आप उद्देश्य लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है एकांकी के मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। हमने आपको आरंभ में ही बता दिया था कि एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? जीवनलाल। जीवनलाल का चरित्र चित्रण आप लिखेंगे। चरित्र चित्रण में लिखना होता है कि जीवनलाल का चरित्र कैसा था, उसके विषय में लिखना। तो जीवनलाल पैसे वाला है और घमंडी भी है। तो जीवनलाल अभिमानी है, घमंडी है, ये लिखोगे। दूसरी चीज़ लिखेंगे आप कि जीवनलाल दूसरे की इज्जत नहीं करता है, उसने प्रमोद का जरा भी सम्मान नहीं किया। अगर प्रमोद ने पैसे कम दिए या प्रमोद बेटी वाला है तो क्या उसका कोई सम्मान नहीं है? तो यहाँ पर जीवनलाल प्रमोद का कोई सम्मान नहीं करता है। अपने आप को बहुत कुछ समझना, अपने आप को इज्जत वाला, नाक वाला समझना और दूसरे को की हैसियत कुछ भी ना मानना, इस तरीके के ऐसे स्वभाव का जीवनलाल है। तो आप अपने इस जीवनलाल के चरित्र चित्रण में इन सारी बातों को समावेश करेंगे, उनको सब लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है प्रमोद कौन था, वह किसे विदा कराना चाहता था और क्यों? प्रश्न के देखिए कितने पार्ट हैं। प्रमोद कौन था, एक पार्ट इसका ये हुआ। प्रमोद कमला का भाई जिसकी उम्र कितनी थी? 23 वर्ष। वह किसे विदा कराना चाहता था? अपनी बहन कमला को विदा कराना चाहता था। क्यों कराना चाहता? क्योंकि कमला का विवाह के बाद पहला सावन था और परंपरा के अनुसार पहला सावन सखी सहेलियों के संग झूला झूलते हुए हंस खेल कर बिताया जाता है, इसलिए वो अपनी बहन को विदा कराने गया था। चौथा प्रश्न है जीवनलाल ने बहू की विदा कराने की क्या शर्त रखी? अब आप लिखोगे कि जीवनलाल ने अपनी बहू कमला की विदाई की क्या शर्त रखी थी? उसने 4 रुपए नकद लेने की शर्त रखी थी। इस बात को सुनकर राजेश्वरी ने इसका क्या हल सुझाया था प्रमोद को? राजेश्वरी ने उसे अपने पास से 5000 रुपए दिए और जीवनलाल को देने के लिए कहा, जिससे जीवनलाल की मांग पूरी हो जाए और कमला की विदा भी हो जाए। तो इन सारे प्रश्नों को अच्छे से आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। यदि आपके पास वर्कबुक आ चुकी है तो आप फिर वर्कबुक के प्रश्नों को पूरा करेंगे और इन प्रश्नों को आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आज आपका एकांकी संचय की दूसरी एकांकी बहू की विदा संपन्न हुई। धन्यवाद।